हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ आपके एचएस अलाइड के पेपर्स में कुछ एक्सप्रेशंस जो हैं पूछे जाते हैं, जैसे कि वर्ड पावर के फॉर्म में। वर्ड पावर के फॉर्म में दैट मीन्स इडियम्स एंड फ्रेजेस, वोकैबुलरी, और आपके पास बच्चे कुछ ऐसे वर्ड्स भी आते हैं जो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में पुट अप करने होते हैं। जैसे एक वर्ड है जो एज अ नाउन का रोल भी प्ले करता है, या आपका प्रेपोजिशन है, या आपका वर्ब का रोल है। तो आपका ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो रहता है आपके पेपर्स में जो पूछा जाता है, इडियम्स पूछे जाएंगे, आपको वोकैबुलरीज पूछी जाएंगी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जाते हैं। तो इसका जो एक सीरीज पार्ट है वो आपके साथ मैं अब डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट रहेगा बच्चे आपके साथ डिस्कस करने के लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस का। राइट, इडियम्स एंड फ्रेजेस कुछ जो आपके पेपर्स में पूछे गए हैं, एचएस के या अलाइड के पेपर्स में बहुत फ्रीक्वेंट वे में आते हैं, रेपिटेटेड मोड में भी बहुत सारे आते हैं। तो कुछ बेसिक इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं और विद बेस मीनिंग के साथ जो है वो एक्सप्लेनेशन रहेगा। तो आज का जो एचएस का आपका जो पेपर है मेंस का, एचएस का मेंस का पेपर 2011 का पूछे गए इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है आज डिस्कशन पार्ट रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम इडियम्स एंड फ्रेजेस से। द फर्स्ट वन, ओके, पहला थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पॉइंट ये बताना चाहूंगी कि बच्चे इडियम्स और फ्रेजेस होते क्या हैं। ठीक है, इडियम्स एंड फ्रेजेस के बारे में अगर हम बात करें तो आयरॉनिकल मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो बात कही गई होती है, जो रिटन मोड में बात बोली जाती है, वो मीनिंग उनका नहीं निकलता है। अगर हम बोलते हैं कि जैसे कि अगर आप अपने किसी फ्रेंड को बोलते हैं कि जल्दी तैयार होके आने के लिए, और वो कहता है कि यार 5 मिनट में, बस 5 मिनट, अब बस 5 मिनट का मतलब है कि 5 मिनट नहीं होता, इट विल बी टेकिंग 15 मिनट लिया जाएगा या 20 मिनट लिए जाएंगे, उससे ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जब हम आयरॉनिकल बात कोई कर लेते हैं तो उस फॉर्म में इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझा जाता है, जिसे हम मुहावरे और लोकोक्तियों का फॉर्म देते हैं। ठीक है, तो एक मेन एस्पेक्ट ये होता है। दूसरा ये होता है इडियम्स एंड फ्रेजेस को समझने का कि एक पिक्टोरियल फॉर्म जो है अपने दिमाग में बना के चलते हैं, कि इमेजिनेशन, एक विजुअलाइजेशन जो है वो बना के ज़रूर चलनी होती है इडियम्स एंड फ्रेजेस को करने के लिए। बिकॉज जैसे जो चीज़ लिखी होती है वैसे वो फॉर्म में इडियम जो है वो कभी भी अपने आप को प्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म देना पड़ेगा, आयरॉनिकल मीनिंग देना पड़ेगा, और थोड़ा सा हटके जो है वो सोचना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आप इडियम्स एंड फ्रेजेस को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आपको पेपर्स में आते हैं, ठीक है, पेपर्स में आते हैं, आपको एक इडियम दे दिया जाता है, आपको उसका जो है एक मीनिंग समझते हुए साथ में आप उसका जो है आपको सेंटेंस जो है वो एज इट इज पेपर में प्रोवाइड करना होता है। तो आज एचएस के मेंस का 2011 के कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो द फर्स्ट वन, फॉल फ्लैट ऑन। फॉल फ्लैट ऑन, ठीक है, फॉल फ्लैट होने का जो मीनिंग है ये एक मेटाफिजिकल फॉर्म में यूज किया गया है। मेटाफिजिकल फॉर्म का मतलब है लिटरली फॉर्म में यूज नहीं किया गया है, जैसे जो चीज लिखी है वैसे नहीं बोला गया है। तो एक तरीके से मेटाफिजिकल फॉर्म में या सिंबॉलिक के फॉर्म में बच्चे इस फ्रेज को, इस ईडियम को लिया गया है। इसका मीनिंग है कि जहां पर कभी जो अटेम्प्ट है, जब भी आप किसी चीज का अटेम्प्ट लेते हैं वो जो है क्या हो रहा है, अटेम्प्ट फॉल हो रहा है। अटेम्प्ट फॉल या अटेम्प्ट जो है आपने किया है वो फॉल्स अटेम्प्ट के फॉर्म में क्या कहते हैं, अनवांटेड जो चीज़ है, एफर्ट जो पुटअप किया जा रहा है वो आपका एफर्ट जो है वो वर्थलेस है। तो इस फॉर्म में जो है अटेम्प्ट को लिया गया है। अटेम्प्ट फॉल्स कंप्लीटली जो आपका अटेम्प्ट है वो हो चुका है, वेस्ट हो चुका है, वर्थलेस बोल सकते हैं। आपका कोई भी कोशिश जो है बच्चे वर्थलेस के फॉर्म में जो है आगे को गई है। आपने बहुत कोशिश की, ठीक है, आपने किसी को काम को करने की बहुत कोशिश की, बट जो अटेम्प्ट था, जो उस काम का जो भी आपको फ्रूटफुल मिलना था वो चीज आपको नहीं मिली। दैट मीन्स फॉल फ्लैट ऑन। ठीक है, ये है इसका बेसिक मीनिंग, बेस मीनिंग। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। The movie had high expectation, but it fell flat at the box office. एक मूवी बनती है, उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है कि हिट जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं, वो बिल्कुल ही ऑपोजिट चला गया। उसका जो भी टारगेट था या जो भी व्यू पॉइंट था वो बहुत ही एक लेवल से भी नीचे को आया। दैट इज फॉल फ्लैट ऑन, बिल्कुल एक नीचे गिर गया, एक्सपेक्टेशन से नीचे को आ जाना। दैट मीन्स हिज अटेम्प्ट टू अपोलोजाइज, फॉल फ्लैट या फेल फ्लैट भी
बोला जा सकता है एज नो वन बिलीव ही वॉज सिंसियर। उसने अपोलोजाइज करने की कोशिश की बट एज इट इज उसकी अपोलोजाइज को किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसको बिलीव नहीं किया। हो सकता है, होता है कि हम बहुत हाई एक्सपेक्टेशन के साथ किसी काम को करते हैं बट जैसा रिजल्ट बच्चे हम चाहते हैं वैसा नहीं मिल रहा होता है, उसके लिए इडियम क्या रहेगा, फॉल फ्लैट ऑन। ठीक है ना। हर जोक फॉल फ्लैट एंड नो वन इन द ऑडियंस इवन स्माइल्ड। जैसे आप अपने ग्रुप में किसी तरीके से कोई जोक क्रैक कर लेते हैं और आपको लगता है कि यार ये जोक जो है उसके ऊपर मुझे हंसी आ रही है, तो ज़रूरी नहीं कि आपने जब वो जोक प्रेजेंट किया होगा सबको ही हंसी आई होगी। तो यहाँ पर भी आपका जो अटेम्प्ट था दूसरों को हंसाने का वो क्या हो जाता है, ऑपोजिट हो जाता है और आपके जोक से कोई भी स्माइल नहीं करता है। मीन्स जो भी एफर्ट डाला गया उसका जो भी रिजल्ट था वो कंप्लीटली फेल हुआ, वर्थलेस हुआ। दैट मीन्स फॉल फ्लैट ऑन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज पुट अप विद। यस, पुट अप विद का मतलब होता है दैट मीन्स टेकिंग द सम ऑफ द थिंग्स टू टॉलरेट समथिंग। किसी चीज को बेयर करना, अनडिजायरेबल चीज को बेयर करना, एंडोर करना। ठीक है, बेयर करना बोल सकते हैं, एंडोर करना बोल सकते हैं, अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल, अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल। आपको बच्चे इसके साथ काफ़ी वर्ड्स भी सुनने को मिल रहे होंगे। ठीक है ना। किसी चीज़ को बेयर करना मतलब हम कर नहीं सकते बट फिर भी हमें बेयर करना पड़ रहा है। किसी अनवांटेड चीज़ को एक्सेप्ट करना बट नहीं करना चाहते हैं, उस चीज़ में बोला जा सकता है, पुट अप विद में लिया जा सकता है। ओके, एंडोर समथिंग। एंडोर मीन्स वी डू नॉट वांट इट बट वी हैव टू एंडोर इट, राइट। endure something। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी लॉन्गर। मीन्स अब आप जो है उस चीज़ को बेयर नहीं कर सकते। इस फॉर्म में भी स्टेटमेंट को लिया जा सकता है कि आप ईडियम को ही नेगेटिव टर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब पुट अप विद का मतलब होता है किसी अनप्लेजेंट चीज़ को एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि आई कैन नॉट पुट अप विद हिज रूड बिहेवियर एनी लॉन्गर। अब जो है उसका रूड बिहेवियर जो है इट इज़ नॉट एट ऑल क्या है, एक्सेप्टेड। इस वे में भी बात बोली जा सकती है। ठीक है ना। नेक्स्ट वन, शी पुट अप विद द नॉइसी नेबर फॉर ईयर्स बिफोर मूविंग आउट। मीन्स बेयर, यहां पर जो भी है वो क्या किया जा रहा है, बेयर किया जा रहा है। मीन्स काफी सालों तक शी वॉज बेयरिंग हर नेबर्स फॉर द नॉइजी साउंड दैट मे बी कमिंग। ठीक है ना, तो दैट इज नॉट द नॉइजी साउंड। नॉइजी नेबर्स कैसे होते हैं, बहुत ही अनवांटेड, नॉट एक्सेप्टेड नेबर्स ना, जो हर बात पे जो है कहीं ना कहीं जो है एक इश्यू बना के रखते हैं। सो नॉइजी नेबर जो है यहाँ पर वो बोला गया है। ठीक है, तो पुट अप विद का मतलब होता है अनप्लेजेंट, अनडिजायरेबल, नॉट एक्सेप्टेबल, बट इन सम ऑफ द सिचुएशन यू हैव टू एक्सेप्ट इट। ठीक है ना, बट नॉट इट्स इन द नेगेटिव सेंस। ठीक है, सो इस सेंस में इस चीज को बोला गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, फॉर गुड। यस, फॉर गुड का मतलब होता है परमानेंटली या फॉर एवर, राइट। फॉर एवर के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, परमानेंटली या फॉर एवर के कंटेक्स्ट में हम इस चीज को लेते हैं। शी डिसाइडेड टू मूव टू अनदर कंट्री फॉर गुड। दैट मीन्स वो हमेशा के लिए दूसरी कंट्री में जो है वो क्या हो चुकी है, मूव ऑन कर चुकी है। दैट मीन्स शी इज नॉट गोइंग टू कम बैक। ठीक है, वो वापस नहीं आने वाली और वो जा चुकी है, अपने लिए जा चुकी है, परमानेंट बेसिस पे जा चुकी है। ठीक है, दैट इज अ फॉर एवर या परमानेंट बोल सकते हैं। राइट वर्ड इज परमानेंट या फॉर एवर। ठीक है, आफ्टर ईयर्स ऑफ ट्राइंग ही फाइनली क्विट स्मोकिंग फॉर गुड। ठीक है, तो बहुत सालों से करते हुए, ट्राई करते हुए, तो फाइनली दैट ही इज लेफ्ट द स्मोकिंग। उसने अब स्मोकिंग छोड़ दी है फॉर गुड। ठीक है, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए, फॉर एवर के लिए। ठीक है ना, दैट इज फॉर गुड। नेक्स्ट इज पुल अप। यस, पुल अप जो है बच्चे किस तरीके का जो है मेन पार्ट है, ये थोड़ा सा समझने वाला है। ये वर्सटाइल फ्रेजियल वर्ब है, प्लीज इसको थोड़ा ध्यान देना। ये वर्सटाइल फ्रेजियल वर्ब है। यस, वर्सटाइल फ्रेजल वर्ब है। वर्सटाइल फ्रेजल वर्ब का मतलब ये होता है बच्चे कि जिस कंटेक्स्ट में बात बोली जाती है, जैसे आपने बोला उसी तरीके से आप उस वर्ब को या उस ईडियम को जो है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ईडियम को हम डिफरेंट कंटेक्स्ट में जो है जब हम यूज करते हैं तो एक वर्सटाइल फॉर्म जो है वो बता देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी चीज के मोशन के बारे में बात कर रहे हैं, व्हीकल्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, पुल अप का मतलब है टू ब्रिंग
समथिंग क्लोजर टू स्टॉप, ठीक है, किसी चीज को अपने पास लाना स्टॉप करने की पोजीशन पर। तो इस कंटेक्स्ट में हम इसको एज अ व्हीकल के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, बिकॉज स्टेटमेंट हमें उस फॉर्म में यूज करवा रही है, ठीक है। जैसे द कार पुल्ड अप इन फ्रंट ऑफ द हाउस, तो यहां पर क्या मतलब है, कार जो है वो कहां पर स्टॉप हुई आके, द कार स्टॉप्ड नियर द हाउस, ठीक है। तो यहां पर पुल अप का मतलब है स्टॉपिंग पोजीशन में किसी चीज को डालना। तो यहां पर व्हीकल के पोजीशन पर स्टेटमेंट को लिया गया और उस फॉर्म में बच्चे ईडीएम को यूज किया गया। कभी कभी आपके पास वर्सेटाइल जो फ्रेजियल फॉर्म के जो वर्ब्स हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। और इस केस में आप लोगों का जो सेंटेंस फॉर्मेशन जो आप लोग बनाते हैं बच्चे, वही जो है सेंटेंस का जो मीनिंग निकलेगा वो उसका ईडीएम का मीनिंग जो है वो डिफाइन करवा देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अब व्हीकल के फॉर्म में था। दूसरी तरफ देखिए, टू इंप्रूव और करेक्ट समथिंग, जब हम किसी चीज को करेक्ट करते हैं, इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, उस फॉर्म में भी पुल अप को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही पुल्ड अप हिज ग्रेड्स आफ्टर वर्किंग हार्डर इन स्कूल, ठीक है ना। ही पुल्ड अप हिज ग्रेड्स आफ्टर वर्किंग हार्डर इन स्कूल मीन्स उसने अपने ग्रेड्स को जो है पुट अप जो है वो हाई किया, बढ़ाया, इंक्रीज किया। कैसे किया, ज़्यादा वर्कआउट करके या ज़्यादा मेहनत करके। तो इस फॉर्म में टू इम्प्रूव और करेक्ट समथिंग के फॉर्म में भी हमने कौन सी ईडीएम को यूज़ किया, पुल अप को यूज़ किया, ठीक है ना। तभी एक ईडीएम अगर 3-4 फॉर्म्स में इस तरीके से यूज़ होगा तो वो वर्सेटाइल फॉर्म में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट में देखिए पुल अप का मीनिंग, टू लिफ्ट और राइज समथिंग अपवर्ड, किसी चीज़ को ऊपर को राइज करना, अपवर्ड राइज करना, ठीक है। शी पुल्ड अप द बॉल टू द बास्केट, She pulled up the ball to the basket means उसने बॉल को राइज किया और बास्केट में थ्रो किया। So that is again to pull up, upward movement. To approach someone with challenge, कभी कभी इस फॉर्म में भी यूज किया जा सकता है पुल अप को, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम जस्ट पुल अप एंड टॉक टू मी, अगर कोई तुम्हें प्रॉब्लम है जस्ट मेरे पास आओ और बात करो मुझसे, ठीक है। तो इस फॉर्म में भी बच्चे पुल अप को यूज किया गया। सो दिस इज द ईडियम जो वर्सेटाइल मोड में यूज किया जाता है। जिस कंटेक्स्ट में, अगर आप कोई भी कंटेक्स्ट में बात करते हैं, या व्हीकल के कंटेक्स्ट में हो गया, इंप्रूवमेंट या करेक्ट फॉर्म में हो गया, या किसी चीज को उठाने के फॉर्म में हो गया, या किसी चीज के अप्रोच या चैलेंज के फॉर्म में आप करते हैं, तो जैसा सेंटेंस वैसा उसका मीनिंग जो है वो प्रोवाइड होता है, ठीक है। लेकिन अगर पेपर में आ जाए, ठीक है, अगर पेपर में तो ऑब्वियस आएगा, आप इतना कुछ तो लिख नहीं सकते हैं। तो पेपर में आने का मतलब है कि आपको ये वाला जो इसका मीनिंग है, जो कि इसका बेसिक मीनिंग निकलता है आपके ईडियम का, वो लेना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है टू लिफ्ट और राइज समथिंग अपवर्ड, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में हम इसका बेस मीनिंग लेंगे। लेकिन हो सकता है कि कभी आपको सेंटेंसेस भी आ जाएं अदर फॉर्म में, तो उसमें अगर ईडियम आपको देखना हो तो यू विल कम टू नो कि इसका मीनिंग जो है ये है और इसका ईडियम जो है वो क्या निकलेगा, पुल अप निकलेगा, राइट। तो इस तरीके से ये वाला ईडियम को लेना है। वर्सेटाइल फॉर्म में है बिकॉज हर एक ईडियम वर्सेटाइल फॉर्म में नहीं होता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? हर एक ईडियम वर्सेटाइल फॉर्म में नहीं आता है, बहुत रेयर है ऐसे कुछ ईडियम जो वर्सेटाइल फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। तो मैं आपके साथ काफ़ी ईडियम जो है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के जो ईडियम्स हैं, बिकॉज काफ़ी ईडियम्स बच्चे रेपिटेटेड मोड में होते हैं, ठीक है ना, रेपिटेटेड मोड में आते हैं बहुत सारी। तो ये बेस ईडियम्स है, अगर आप इन्हीं को जो है ध्यान में रख के कर लेते हैं तो आपके पेपर में जो ईडियम एंड फ्रेजेस का जो आप है क्वेश्चन, वो तो फुलफिल आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन, अ शीट एंकर। यस, अ शीट एंकर बच्चे दो फॉर्म में यूज किया जाता है। एक तो इसका लिटरल मीनिंग है और एक मेटाफिजिकल मीनिंग है, सिंबॉलिक मीनिंग में आता है, ठीक है ना। अब लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि हम एज इट इज जो है उसका एक लिटरल डिक्शनरी मीनिंग जो है वो लें। तो शीट एंकर का डिक्शनरी मीनिंग है स्ट्रॉन्गेस्ट और द लार्जेस्ट एंकर ऑन द शिप। एक जैसे एक शिप में, हर एक शिप में एंकर होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बिल्कुल शिप को एक तरीके से स्टैटिक पोजीशन में रखने के लिए होता है। तो वो तो उसका डिक्शनरी लिटरल मीनिंग निकला, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, द कैप्टन ऑर्डर्ड द क्रू टू डिप्लॉय द शीट एंकर ड्यूरिंग द स्टॉर्म, ठीक है ना। तूफान के टाइम पे जो है शीट एंकर को रिलीज कर दिया जाता है ताकि वो नीचे बेस पे जाके लगे और अच्छे से जो है शिप जो है वो एक स्टैटिक पोजीशन पर रहे, मतलब ज़्यादा जो है वो अनवांटेड मूव ऑन ना करे। तो ये तो इसका लिटरल मीनिंग निकला। अब इसका दूसरा मीनिंग है जिसे हम मेटाफिजिकल या सिंबॉलिक मीनिंग बोलते हैं, फिगरेटिव मीनिंग बोलते हैं बच्चे।
that refers to the person or a thing that is someone's ultimate source of support or security in difficult times. होता है कभी कभी कि when the person is very depressed, ठीक है, if someone is coming to you और वो आपको बहुत अच्छे से मोटिवेट करता है, तो उस चीज़ को भी हम शीट एंकर के नाम से ही देते हैं कि इस तरीके से एक ऐसा कॉन्सेप्ट या ऐसा एक किसी ने हमें मोटिवेट किया है, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में बोला जाएगा, ऑब्वियस है, फीलिंग है, तो किसी ने आपको अच्छे से इनकरेज किया है कोई काम करने के लिए, तो वो जो पर्सन है वो आपके लिए क्या बना, शीट एंकर का रोल उसने प्ले किया आपकी लाइफ में. एग्जाम्पल देखिए जरा, इन टाइम्स ऑफ ट्रबल हर फेथ हैज ऑलवेज बीन अ शीट एंकर. ठीक है ना. अब देखो उसका जो शीट एंकर है वो क्या बनता है, उसका एक तरीके से शील्ड बनता है. शील्ड बोल सकते हैं कि हर फेथ जो उसका एक विश्वास है ना, उसका विश्वास मुश्किल के समय में उसका क्या बना, एक शीट एंकर बना, उसका एक कवच बना. ठीक है ना. तो इस फॉर्म में शीट एंकर को लिया जाएगा. शीट एंकर यहाँ पर जो है लिटरल मीनिंग में भी बच्चे यूज किया गया है और आपका मेटाफिजिकल सिंबॉलिक मीनिंग में भी यूज किया गया है. अब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रहेगा, आपको लिटरल मीनिंग नहीं देना है, बिकॉज आपको वोकैबुलरी नहीं पूछी गई है, आपको सिनोनिम एंटोनियम्स नहीं पूछे गए हैं, आपको एक ईडियम के फॉर्म में पूछा गया है. तो प्लीज ध्यान रखना कि ईडियम का फॉर्म का मतलब है आपको सिंबॉलिक मीनिंग, मेटाफिजिकल मीनिंग, आयरॉनिकल मीनिंग में इस ईडियम को प्रेजेंट करना है, और वो भी सेंटेंस के फॉर्म में. ठीक है ना. तो ये चीजों का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. ओके, टेकिंग अप द नेक्स्ट वन, स्वैन सॉन्ग. ठीक है. स्वैन सॉन्ग प्लीज ध्यान रखना कि जैसे अभी ये 2011 के पेपर में आपके पास पूछा गया है, ये काफी बार भी पूछा गया है. स्वैन सॉन्ग एक ऐसा इडियम है जो मैक्सिमम टाइम पे एग्जामिनर ने पूछा है. ठीक है. एंड वेरी इजी, बहुत इजी है. रेफर्स टू द फाइनल परफॉर्मेंस, एक्ट और अकम्पलिशमेंट बिफोर द रिटायरमेंट और एंड ऑफ समथिंग. आप किसी चीज को छोड़ना चाहते हैं, बट छोड़ने से पहले कुछ ऐसा काम करते हैं जो कि आपका काम बिल्कुल ही 100% सक्सेस में जाता है, उसे हम कहते हैं स्वैन सॉन्ग. ठीक है ना. दैट इज बीइंग कॉल्ड एज अ स्वैन सॉन्ग. हिज फाइनल फिल्म बिफोर रिटायरिंग फ्रॉम एक्टिंग वाज सीन एज हिज स्वैन सॉन्ग. यस. ठीक है ना. अब वो रिटायरमेंट लेने वाला है, जैसे विराट कोहली है या धोनी के अगर हम बारे में बात करें, तो धोनी का जो रिटायरमेंट लेने से जो पहले वाला जो भी मैच था, दैट वाज बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्वैन सॉन्ग. मींस मार्वलस, ऑसम, आउटस्टैंडिंग. ठीक है ना. तो एक बैकअप करने से पहले एक हिट जो दिया जाता है बच्चे, हम उसे स्वैन सॉन्ग कहते हैं. दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ठीक है ना. ओके, दैट वाज स्वैन सॉन्ग. ओके, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, ओके, देयर इज वन मोर स्टेटमेंट. द कंपनीज इनोवेटिव प्रोडक्ट टर्न आउट टू बी स्वैन सॉन्ग बिफोर इट इज बीइंग क्लोज डाउन. अब कंपनी है, कुछ लॉसेस में जा रही है, क्लोज होने वाली है, लेकिन क्लोज होने से पहले कंपनी एक ऐसा इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है जो कि मार्केट में जो है बहुत ही हाई स्टैंडर्ड पे या इतनी पॉपुलर हो जाता है. तो कंपनी तो क्लोज होने वाली है ना, लेकिन उसका जो लास्ट प्रोडक्ट था वो क्या था, इट वॉज बीइंग कंसिडर्ड एज अ स्वैन सॉन्ग. ऑसम, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग. ठीक है. दैट इज, लेकिन किससे, फिनिशिंग पॉइंट से होने से पहले वाली बात, मतलब रिटायरमेंट होने से पहले वाली जो अचीवमेंट गेन हो जाती है, सक्सेस गेन हो जाता है. नेक्स्ट वन इज look forward to. Yes, look forward to, that means being called as कि you are looking forward for something in a very pleasant way, very good way. और इस चीज़ को ध्यान रखना, ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चे, पॉजिटिव फीलिंग्स को प्रोवाइड करता है. ठीक है ना. look forward to giving you a positive feeling. Very good initiative in this one. Means to anticipate something with excitement and your eagerness. बहुत ज़्यादा excitement है. ठीक है ना. तो इस फॉर्म में इस चीज़ को लिया जाता है, excitement के फॉर्म में और eagerness के फॉर्म में इस चीज़ को हम देते हैं. I look forward to seeing you next weekend. Means you are so excited, you are so eager to meet your friend. ठीक है ना. So that is look forward to. She is looking forward to starting her new business. Means now she is so excited to start her new business. ठीक है. So very excited to anticipate of something in a very overwhelming way. ठीक है. 100% happiness में इसको लेना. ब्रिंग अबाउट. येस, ब्रिंग अबाउट का मतलब जो है दैट इज टू ब्रिंग अ चेंज. किसी चीज में चेंज लाना या किसी चीज को किसी चीज का कारण बनना होने का. प्लीज ध्यान रखना, किसी चीज का कारण बनना होने का, दैट इज ब्रिंग अबाउट. ठीक है. टू डिस्कस सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस डिस्कस किए जाते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, आउटकम्स होते हैं. प्लीज ध्यान रखना इसको. रिजल्ट्स हो गया, आउटकम हो गया. ठीक है.
that is to bring about. The new government policies brought about significant change in education. ठीक है ना? So the new government policies brought about या bring about सेम चीज है बच्चे, उसका एक सेंटेंस में उसका वर्ब का फॉर्म यूज किया गया है. Yes, now important thing also, मेक इट वेरी मच क्लियर. कभी कभी बच्चे सेंटेंस में जब ईडियम्स को डाला जाता है तो जैसे आपके पास ब्रिंग अबाउट है, जरूरी नहीं कि एज इट इज ही यूज किया जाए, आप सेंटेंस में उसका टेंस का फॉर्म भी यूज कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस चीज को ध्यान में रखते हुए चलना, बिकॉज कभी कभी जरूरी नहीं होगा ना कि आप अपना ईडियम का एज इट इज फॉर्म ही उठाएंगे. अगर ऐसा होता है तो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा. यहां पर सेंटेंस में जो डिमांड है, ब्रिंग का जो एक वर्ब का फॉर्म डिमांड किया गया है वो ब्रॉट किया गया है, आपको ब्रॉट ही लेना है. और मीनिंग तो चाहे जो मर्जी हो जाए सेम ही रहेगा. रिजल्ट, आउटकम, सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस. ठीक है ना? नेक्स्ट वन, his innovative ideas bring या brought about a revolution in tech industry. Again a change outcome लेके आना. कोई चीज आपने की, बहुत ही अच्छे से कुछ इनिशिएटिव बना, कॉज बना और उसका जो असर था वो क्या था, there is some sort of revolution that is coming on. ठीक है, तो आउटकम और रिजल्ट के फॉर्म में लिया गया है. ठीक है, so that is bring about. लास्ट वन जो आपके पेपर में आया था, रेड टेपिज्म. ठीक है, प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, रेड टेपिज्म बोला गया है. रेड टेपिज्म क्या होता है बच्चे? एक ब्रियो, एक तरीके से ऑफिशियली बोला जा सकता है, ऑफिशियल हिंड्रेंस बोली जा सकती है, या ऑफिशियली हम इस चीज को इस सेंस में बोल सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि एक्सेसिव ऑफिशियल ऑब्लिगेशन या हिंड्रेंस लगा दी जाती है किसी भी काम को या किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेशन में डालने के लिए, सक्सीड फॉर्म में डालने के लिए. तो जब ऐसा होता है ना, उसे हम रेड टेपिज्म बोलते हैं. ठीक है, यहां पर एक चीज आपको बताना चाहूंगी बच्चे, ये 3 वर्ड्स हैं, दे आर द कंपाउंड वर्ड्स. इस फॉर्म में इसको यूज किया गया है. हाँ, यहां पर जो रेड टेप का जो मीनिंग बनता है वो बनता है रेड रिबन. प्लीज ध्यान रखना, यहाँ पर रेड रिबन के फॉर्म में इसको लिया है, रेड टेप को, और इज्म के फॉर्म को बोला है कि हिंड्रेंस, जहां पर किसी काम को करने में किसी चीज की हिंड्रेंस आ जाती है. और हिंड्रेंस भी कौन सी? ऑफिशियल हिंड्रेंस. ठीक है, कहीं पर ऑफिशियल हिंड्रेंस हो जाती है या एक्सेसिव आप कहते हैं ना डिले हो जाता है किसी काम को करने में, फॉर्मेलिटीज बहुत बनी होती हैं, कुछ बहुत सारे रूल्स होते हैं. कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होना है, प्रोजेक्ट लॉन्च होने का मतलब है कि पहले टेंडर निकाला जाएगा, टेंडर के बाद उसकी जो अमाउंट वैल्यू है वो सेट होगी, अमाउंट वैल्यू के बाद देखा किसको दिया जाएगा, फिर वो सारी रिपोर्ट सबमिट होगा. तो एक प्रोजेक्ट को, एक किसी चीज को फाइनलाइज करने के लिए इतना सारा जो वर्कआउट करना पड़ जाता है, पेपर वर्क करना पड़ जाता है बच्चे, वो भी अनवांटेडली हिंड्रेंस के द्वारा, हम उसे क्या कहते हैं? रेड टेपिज्म कहते हैं. इसके 2 मीनिंग्स निकलते हैं. ठीक है ना, एक आप लिटरल मीनिंग ले सकते हैं, एक आप मेटाफिजिकल मीनिंग, सिंबॉलिक मीनिंग ले सकते हैं. तो इडियम्स हैं तो सिंबॉलिक मीनिंग या मेटाफिजिकल मीनिंग ही लेना है आपने. ठीक है ना, तो दैट मीन्स द प्रोजेक्ट वाज डिलेड फॉर मंथ्स ड्यू टू रेड टेपिज्म इन गेटिंग द अप्रूवल फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स. मीन्स एक प्रोजेक्ट जो है हम उसको काफी देर से वो डिले हो रहा है. क्यों डिले हो रहा है? बिकॉज हर एक डिपार्टमेंट से हमें परमिशन चाहिए. अब हर एक डिपार्टमेंट से परमिशन चाहिए, हर एक डिपार्टमेंट में अगर 2-2 हेड्स बने हुए हैं तो उनके अंडर से फाइल्स आएगी, फिर आगे जाके प्रोसीड होगी, तो खुद सोच सकते हैं कि कितना टाइम लगेगा. तो अनवांटेडली कभी चीज में डिले होती है ऑफिशियल काम के द्वारा, हम उसे रेड टेपिज्म कहते हैं. ठीक है ना, फॉर एग्जांपल रेड टेपिज्म इन द गवर्नमेंट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर द स्मॉल बिजनेस टू गेट लोन क्विकली. अब नॉर्मल सी बात है कि आपने लोन लेना है, अब लोन लेने के लिए इतनी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं. अब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज कौन बियर करे? तो करनी तो पड़ेंगी, बिकॉज लोन तो लेना है. तो उस प्रोसेस को, ऑन गोइंग या डिले होने के प्रोसेस को, टू अचीव द डेस्टिनेशन पॉइंट, तो उस प्रोसेस को हम ऑफिशियली हिंड्रेंस में डालते हैं बच्चे, और उस चीज को रेड टेपिज्म कहा जाता है. ठीक है, सो आज के लिए आपके सामने डिस्कस किया गया था ईडियम्स एंड फ्रेजेस एचएस मेन के 2011 के. ठीक है, इसके साथ आपके साथ वोकैबुलरी भी डिस्कस की जाएगी, और अदर पार्ट्स ऑफ जो वर्ड का जो मेन पार्ट रहता है, वर्ड पावर जो आपके एग्जाम्स में आता है बच्चे, वो भी साइड बाय साइड ही डिस्कस किया जाएगा. सो थैंक यू सो मच.